आप तमाम लोग जो यहाँ हैं, मैं आप सब लोगों का क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ। जय भीम और लाल सलाम पेश करता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग यहाँ बातचीत कर रहे हैं और यहाँ पत्थर ईंट डंडे वंडे लेके कोई खड़ा नहीं है, और ऐसी स्पेसेस बची रहें और ऐसी स्पेसेस और भी बने, इसकी लड़ाई हमारी जारी रहेगी। आज मैं जय भीम और लाल सलाम पेश करता हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को, अध्यापकों को, जो आज सड़कों पे उतरे और जिस प्रतिरोध की संस्कृति नामक सेमिनार को रोकने की कोशिश की थी, उस प्रतिरोध की संस्कृति को वहाँ की सड़कों पर लेकर आए। उनको मेरा जय भीम और लाल सलाम। आज का मार्च जो दिल्ली विश्वविद्यालय में हुआ, उस मार्च में दो नारे, बहुत मुख्य नारे थे। एक आज़ादी का नारा, दूसरा इंसाफ का नारा। और आज 28 फरवरी 2017 है। 15 साल पहले 28 फरवरी 2002 को ही गुजरात में कत्लेआम शुरू हुआ था। और अगर इस 15 साल का इतिहास देखें, इस 15 साल का इतिहास को अगर बयान करें, तो ये इंसाफ और आज़ादी का नारा को अगर मैं मुख्य रख के बात रखूं कि किसको इस देश में आज़ादी है, किस चीज़ की आज़ादी है, और किसको इस देश में किस चीज़ की आज़ादी नहीं है। 15 साल में बहुत कुछ हुआ। बहुत सारे लोगों को मारा गया 15 साल पहले। उसके बाद लोगों ने अलग अलग जगह दरवाजे खटखटाए इंसाफ के लिए। CBI, SIT, अलग अलग कोर्ट। 15 साल बाद जिस इंसान ने वो सुपरवाइज किया था और एक्शन रिएक्शन बोल के जस्टिफाई किया था, आज वो प्रधानमंत्री बन के बैठा है। और इन 15 सालों में एक चीज़ जिसको दर्शाया कि कितना आसान है कुछ लोगों को मार देना, और कितना आसान है मारने के बाद जिन लोगों ने मारा है उनका सत्ता में आ जाना और प्रमोट कर देना। 2002 दंगे के बाद उस वक्त जो चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे, कुछ महीने बाद चुनाव होते हैं और ज़्यादा मेजॉरिटी से वो आते हैं। 5 साल बाद जब चुनाव होने वाले थे तो कई सारे फेक इनकाउंटर किए जाते हैं, और जो 2002 में अपना वो रोल हमेशा डिनाई करते हैं, 2007 में जब फेक इनकाउंटर के वक्त इशरत जहां, शोराबुद्दीन शेख, इन सब लोगों का, ये बोलते हैं कि ये सारे लोग एक टेररिस्ट मिशन में आए थे चीफ मिनिस्टर को उड़ाने के लिए। और ये बोलते हुए जितने भी वो लेटर्स दिखाते हैं कि ये इनके लेटर्स बरामद हुए हैं, उन सारे लेटर्स में ये बोला गया कि क्योंकि 2002 के गुजरात राइट्स में नरेंद्र मोदी का हाथ था, इसलिए नरेंद्र मोदी पे आज हमला है, ये सारे टेररिस्ट बोल रहे हैं। और 2014 आते आते ये चीज़ बड़े लेवल पे करी जाती है। 2014 आते आते 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे किए जाते हैं, काफ़ी सारे लोगों को मारा जाता है। अगर गुजरात को उठा के देखें, एक चीज़ जब हम फाशीवाद की बात करते हैं, हर राज्य हिंसा पर आधारित है। हम लोग जो सोशल साइंस पढ़ते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं कि स्टेट holds that monopoly over violence and it represents certain class interests, and therefore to suppress other class interests it resorts to violence, structural violence, direct violence and all those things. But something is there which distinguishes fascism, which is that there is not just violence, there is not just killings, but there is a normalization of killings. कुछ लोगों के खिलाफ हिंसा जायज़ है, कुछ लोगों को मारा जा सकता है। अगर आप गुजरात का उदाहरण देखें, the major killings happened on the first 2 days. When the police was looking the other way, they had clear directions कि आपको रोका ना जाए। रामा ने राणा यूब की किताब की बात करी, उसके अगर ट्रांसक्रिप्ट पढ़ना उसी में सामने आता है। लेकिन वो हिंसा कई महीने चली, और कई महीने चली, और एक जो उस वक्त का एक बहुत ही स्केरी सिचुएशन जो पेश किया वहाँ की सोसाइटी ने, everyone looked the other way, and not just looked the other way, there was somewhere an atmosphere of celebration कि फाइनली किसी को कोई आया है जो इनको मजा चका रहा है। जो 500 साल से इन लोगों ने हम पे राज किया है, एक इमेजिनरी नैरेटिव जो बनाते हैं, पहली बार एक हिंदू हृदय सम्राट मिला है हमको जो इन लोगों को मजा चका रहा है। और यही सबसे स्केरी चीज़ है। यही आज हमारे देश में, चाहे वो दलित हों, चाहे वो आदिवासी हों, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो क्वेर हों, उन लोगों पे हिंसा जायज़ है। ये बात सबसे ज़्यादा स्केरी है। जब ये सेमिनार में मुझे इन्विटेशन मिला, उसके बाद कई सवाल, और जिसमें मुझे लगा जायज़ सवाल है, वो उठे कि जो पैनल है इनका क्या एक्सपर्टीज़ है गुजरात के बारे में बात करने की। क्या आप कभी गुजरात गए? क्या आपने गुजरात पर रिसर्च किया? फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं कभी गुजरात नहीं गया, मैंने कभी गुजरात पर रिसर्च नहीं किया, मैं किसी गुजरात में पीड़ित, कोई जो दंगे में पीड़ित है, उनसे कभी मिला भी नहीं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं गुजरात के बारे में कुछ बात बोल सकता हूँ। गुजरात के बारे में मैं इसलिए बोल सकता हूँ, अपार्ट फ्रॉम द किलिंग्स एंड द horrendous violence that was unleashed in Gujarat on the Muslims back in 2002, it was also a message to people living beyond Gujarat. It was also a message to Muslims living beyond Gujarat. And as someone who grew up in a Muslim ghetto, मैं बहुत थ्योरी फाशिज्म क्या है और ये सब क्या है उसमें ना जाके, अगर मैं थोड़ा अपना उस समय का जितने एक्सपीरियंसेस हैं कुछ उदाहरण लेके बयान कर पाऊँ, what was it living in a Muslim ghetto in all these years and seeing all this violence around you, seeing all this persecution around you. 2002 में हमारे फैमिली नागपुर में रहता था।
जब गुजरात का हिंसा शुरू हुई, नागपुर में आरएसएस बहुत मजबूत है, एक गुस्सा था, एक नाइंसाफ़ी का बहुत ज़्यादा एक फीलिंग था, लेकिन एक डर भी था कि इस नाइंसाफ़ी की फीलिंग को हम बयान नहीं कर सकते। हम स्कूल जाते थे तो स्कूल में वही टॉन्ट्स मिलते थे कि आप मुसलमान हैं, और एक मतलब बहुत ओपनली इस्लामोफोबिक कमेंट्स बोले जाते थे। मैं पैदा हुआ 87 में दिल्ली के अंदर, जामिया नगर में बढ़ा, बीच में कुछ साल नागपुर रहे। इस पूरे दौरान जो जो घटनाक्रम हुआ, बाबरी मस्जिद हुआ 91 में, मैं 4-5 साल का था, 10-11 साल का था जब एनडीए सरकार में आया। बहुत एग्रेसिव तरीके से ये एंटी मुस्लिम कैंपेन शुरू हुआ। 2001 में 9/11 के बाद सारे मुसलमान को कटघरों में खड़ा कर दिया गया कि आप एक सस्पेक्ट हैं। 2002 में गुजरात का दंगा हुआ, और ये सिलसिला कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। आज के समय बहुत डिबेट चल रहा है नेशनलिज्म एंटी नेशनलिज्म। मुझे याद है जब मैं बड़ा हो रहा था, हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को जिस इलाके में हम रहते थे, या तो उस इलाके में या दिल्ली के किसी और मुसलमान इलाके में, या दिल्ली में इंडिया गेट या रेड फोर्ट के पास से कि किसी मुसलमान को उठा लेना, ये बोल देना कि मेजर टेररिस्ट कॉन्स्पिरेसी यहाँ होने वाली थी, कभी इनकाउंटर कर देना। लोगों को 2008 का बटला हाउस इनकाउंटर याद है, बहुत लोगों को पता नहीं होगा। 2001 में एक और बटला हाउस में इनकाउंटर हुआ था, और 26 जनवरी या 15 अगस्त मुझे याद नहीं है, उसी किसी एक दिन से पहले इनकाउंटर हुआ था, और यही बोल के इनकाउंटर हुआ था कि आतंकवादी हैं, विच वॉज अ मेजर सिक्योरिटी थ्रेट। सो इन दिस इंटायर discourse of nationalism and national security, by their very birth and by their very name, Muslims are a suspect from their birth itself. एक और चीज जो सामने आई कि मतलब इस सबको हम झेलते हुए बड़े हुए, वी वर ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ इट। बटला हाउस इनकाउंटर हुआ, उसने मुझे झंझोड़ा, मैं एक्टिविज्म में आने की कोशिश किया उसके बाद, बट थिंग्स हैव कम अ फुल सर्कल फॉर मी। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ मार्क्सिस्ट, आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ as someone who does not believe in religion. But when I am profiled in a particular way. I am told you cannot come out of that ghetto. Ghetto is where you belong. And this is what is second class citizenship in the essence of it. और आज जब हम बात कर रहे हैं इस हिंसा की और इस सारे जो घटनाक्रम हो रहा है, इसमें एक चीज़ बहुत साफ है कि इसमें सिर्फ रोल बीजेपी का तो क्लियर कट रोल है, लेकिन और भी बहुत सारे रोल्स हैं। जिस तरीके से हमारे समाज में ये कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज के बाद जो एक क्राइसिस बढ़ा है और एक राइट विंग शिफ्ट आया है, उसमें बाकी सारे लोगों का भी उतना ही हाथ है कि पोजीशन ना लेना। अगर अभी आप यूपी चुनाव देखें, हर किसी को मुसलमानों का वोट चाहिए बीजेपी को छोड़ के, लेकिन कोई मुसलमानों का मुद्दे नहीं उठाने चाहते। अखलाक के बारे में कोई बोलना नहीं चाहता, मुजफ्फरनगर के बारे में कोई बोलना नहीं चाहता, नजीब के बारे में कोई बोलना नहीं चाहता। जब हम बदायूं गए, सबसे बड़ा हमारा विरोध अगर कोई वहाँ करना है मार्च में, तो सपा के लोग थे, वो बोला आप बीजेपी के लोग हैं जो यहाँ बीजेपी की मदद करने नजीब की इंसाफ के लिए मार्च निकाल रहे हैं। तो या तो आपकी दो आइडेंटिटी हैं, या तो आप आतंकवादी हैं, फंडामेंटलिस्ट हैं, सॉरी उल्टा बोलूँ तो ज़्यादा वो रहेगा, या तो आप वोट बैंक हैं, और अगर आप वोट बैंक बनने से इनकार कर देते हैं और अपने अधिकार भी मांगते हैं तो आप फंडामेंटलिस्ट हैं। और इसके खिलाफ हमको आज खड़ा होना है। ये जो आइडेंटिटी में हमको फ्रेम कर रहे हैं, टू बोरो फ्रॉम रोहित वेमुला, नॉट ट्रीटिंग अस ओनली एज अ नंबर, एज अ थिंग, एज अ वोट, not as a mind. That is something we have to come out of. And that, just to conclude my speech, that note that Rohit Vemula left us with, that haunting note, is a very philosophical indictment of the system. It's not just an indictment of the people in power right now and the nexus of Dattatreya, Smriti Irani and Appa Rao, of how the system treats certain people, how their existence itself is criminalized. And somewhere we have to get down to the truth of the matter. And when people ask कि आप ABVP को बैन करने का डिमांड उठाते हैं, हम नहीं उठाते. Because ABP is a tendency, RSS is a tendency which is there in this system. Unless we change that system, someone like RSS will exist, whether in the name of RSS or in the name of something else. And we have to finish that system, RSS will go away. And that is a fight which Baba Saheb Ambedkar said that हमको आर्थिक और सामाजिक जनवाद के लिए लड़ना है। शुक्रिया, इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम, लाल साहब।